हाँ, इमरान एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार स्वागत है। आज से 10th क्लास का एक न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिसमें इतिहास हिस्ट्री इतिहास से हम विषय की शुरुआत करते हैं। इतिहास में पहला चैप्टर है यूरोप में पुनर्जागरण राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है ये बताइए। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ये बताते जाएंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है तो हम पूरी किताब के बारे में पहले एक व्यू दे देते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद यूरोप में भी फैला है, राष्ट्रवाद भारत में भी फैला है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद होगा वो आगे चैप्टर में देखेंगे, पहले यूरोप में राष्ट्रवाद है वो देखते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन यही होगा कि राष्ट्रवाद कहते हैं किसे? व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बताइए। तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान की भावना। तो अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान की भावना को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। अब बताइए कि अपने देश के प्रति प्रेम तो सब में होगा ही, सब में होगा। स्नेह भी होगा कि हम अपने देश के प्रति बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। जैसे इंडिया जीतता है तो सब लोग चीयर करते हैं, ठीक है, प्रेम भी है। त्याग क्या हुआ बताइए? अपने देश के प्रति त्याग की भावना कैसी होनी चाहिए? हम अपने देश के प्रति त्याग किस तरह कर सकते हैं? मान लीजिए आपको अगर नौकरी लग रहा है 1-1.5 लाख रुपए महीने का अमेरिका में, ठीक है, यहाँ आपको अगर 70,000 रुपये भी महीना मिल रहा है तो आप लोग तो चले जाइएगा अमेरिका अच्छे सैलरी के लालच में। तो उसको त्याग नहीं कहते हैं कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इसके बदले में अगर उसमें कुछ त्याग की भावना आए तो हम उसको त्याग देंगे, हम नहीं जाएंगे अमेरिका, अपने देश की सेवा करेंगे। बहुत सारे इंजीनियर लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़ के, जॉब छोड़ करके वो खेती कर रहे हैं, बहुत लोगों को उसमें जॉब दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं त्याग की भावना होना, ठीक है। त्याग बलिदान की भावना इसी को कहते हैं। तो पूछ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद में कुछ कारक हैं वो जो सहायक हैं। कुछ कारक में कुछ व्यक्तियों का नाम आएगा जो वहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में कारक बने हैं। तो राष्ट्रवाद तो समझ में आ गया। अब यूरोप तो एक छोटा सा कोई देश तो है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक महादेश है, तो उसके अंदर का बहुत सारे देश आएंगे। नोट भी नहीं किया हम लोगों ने, मिटा दिया, बोला कीजिए कि नोट करना है, हम भूल जाते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, इसको कहेंगे यूरोप। यूरोप एक बहुत बड़ा देश है, उस देश में कई सारे देश आते हैं। जैसे अब यूरोप में जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो हमको फ्रांस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, फ्रांस में राष्ट्रवाद शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। फ्रांस में कौन कौन से विद्रोह हुए। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई सोलमा। और फ्रांस की रानी मेरी एंटोनिएटे, इसको हिंदी में मेरी एंतवाते कहते हैं, जिसको दुनिया के सबसे खर्चालू महिला का खिताब दिया गया है, क्योंकि खर्च बहुत करती थी। तो कुछ कारण भी रहा होगा कि उनके वजह से भी क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है इटली के बारे में। जब यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो लगभग में जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है उसके बारे में आपको डील करके पढ़ना है, ठीक है। तीसरा यूनान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूनान में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक है। जर्मनी के बारे में पढ़ना है, तो पहले इतना को डील करके देखेंगे, ऐसे बहुत हैं। अभी यहाँ पर एक और आएंगे, ऑस्ट्रिया, ठीक है।
अब देखिए फ्रांस में हमको शुरुआत करना पड़ेगा 10th क्लास में, जहाँ से है वहाँ से नहीं, हम जो शुरुआत करेंगे 9th क्लास से। भूमिका बनाना पड़ेगा कहानी की, तो कहानी बनाने के लिए शुरुआत करना पड़ेगा कहाँ से? 1789 के राजक्रांति आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजक्रांति हुई। उसके बाद फ्रांस में हम आएंगे तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, जब लुई 16वां का अंत हुआ तो यहाँ एक व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था क्या, बताइए? लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस में किसका उदय हुआ, किस व्यक्ति का, जिसको आतंक का राज कहा गया, मतलब उसने 1 साल के अंदर में आतंक फैला दिया था। नहीं पढ़े तो होंगे। फ्रांस में लुई 16वां के अंत के बाद जिसका शासन आया उस व्यक्ति का क्या नाम था? बताइए। 1789 ईस्वी में जब ये फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो इसके बाद 1793 में लुई 16वां का अंत हो गया। तो लुई 16वां के अंत के बाद ठीक वैसे ही 1793 में इसका गर्दन कर, मतलब किसको गिलेटिन कर दिया गया था। बताया होगा कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलेटिन, उन्होंने गर्दन काटने की एक मशीन बनाई थी, उसमें फंसा करके जैसे बकरी को कैसे काटा जाता है वैसे इन लोगों को काट दिया गया था। तो 1793 ईस्वी में जनता ने इनको सूली पर चढ़ा दिया, काट दिया। 1793 से 94 तक एक व्यक्ति का शासन रहा जिसका नाम है रॉबस्पियर। कुछ नाम याद आया? ये 1 साल में जनता में आतंक मचा कर रखे थे। अभी लिखिएगा, कुछ नहीं लिखाएंगे, डील कराएंगे, जो पॉइंट उतारना है रफ में उतार लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन आंसर हम लिखवा ही देंगे बोर्ड पे, है ना। कहीं देखते रहिए, हम पूछ रहे हैं जवाब देते रहिएगा, ठीक है। रॉबस्पियर, तो रॉबस्पियर के भी अंत उसी तरीके से हुआ। इस रॉबस्पियर में एक नाम जुड़ेगा, आतंक का राज। 1 साल के अंदर में इन्होंने जनता में आतंक मचा कर रख दिया था। जो भी इनका विरोध करते थे उनका गर्दन ही काट दिया करते थे, तो इसलिए इसका नाम आतंक का राज पड़ा। इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद आप देखिएगा कि फ्रांस स्थिर नहीं रहा। फ्रांस में अस्थिरता बहुत ज़्यादा चरमों पर रही, कहीं कोई ठीक राजा नहीं बन पाए, और अगर कोई बनते भी हैं तो वहाँ विद्रोह हो जाता है, जैसे कि 1793-94 हो गया। उसके बाद देखिएगा 1815 में वियना सम्मेलन में एक नया राजा बना जिसका नाम था लुई 18वां। फिर उसके बाद फ्रांस में एक नए राजा बने, चार्ल्स 10th, मतलब चार्ल्स 10th नाम है इनका। फिर उसके बाद एक नए राजा बने, ठीक है, लुई फिलिप। तो यहाँ स्थिरता नहीं रही, कहीं ना कहीं देखिएगा तो कुछ समय के अंतराल पर जो राजा हैं वो अपना शासन खत्म कर देते, मतलब जनता विद्रोह कर देती है, और विद्रोह के कारण उनको राजगद्दी छोड़ देनी पड़ती है, ठीक है। उसी के बाद देखेंगे इटली। इटली उस समय कई भागों में बटा हुआ था। इटली एक कोई देश नहीं था उस समय, हम मान के चलते हैं कि एक छोटा सा देश होगा इटली। तो इटली उस समय कई भागों में इस तरीके से बटा हुआ था। उत्तर वाले भाग पर ऑस्ट्रिया, इस देश का कब्जा था, ठीक है। ये मिडिल वाले भाग पर पोप का कब्जा था। पोप समझते हैं क्या होता है? पोप चर्च के पुजारी। तो 2 भाग पर कब्जा हो गया। चर्च में जो पूजा कराते हैं फादर, उनको पोप कहते हैं, बड़े चर्च में जो होते हैं। और इस भाग पर जो कब्जा था वो बर्बन डायनेस्टी का कब्जा था। बर्बन डायनेस्टी आप लोग पढ़ चुके हैं 9वां में, बर्बन वंश, इसी बर्बन डायनेस्टी से ये लोग आते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि एक देश है, उसके कई टुकड़े हो चुके हैं। अब जिसका जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया, इटली, तो इसको जोड़ने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि भारत भी तो एक देश था, भारत भी तो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। कितने भागों में बटे? भारत के कितने भागों में बट गया विद्रोहों के बाद? एक तो भारत से अलग हो गया कौन? पाकिस्तान। और एक भारत से अलग हुआ कौन? बांग्लादेश। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? अखंड भारत कहलाएगा। तो ये भारत से अलग हो चुका है। अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसको हम कहेंगे एकीकरण। जो भारत से अलग हुए हुए देश राज्य हैं, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? एकीकरण। यानी कि पाकिस्तान भी भारत के हिस्से में चला आएगा और
बांग्लादेश में, क्योंकि पहले से वो भारत का हिस्सा रहा था। किसी विद्रोह के कारण, किसी युद्ध के कारण ये दोनों भारत से अलग हो गए। तो किसी कारण में ये जो इटली था वो धीरे धीरे कई राजवंशों ने इटली पर कब्जा कर लिया। अब ये ऐसा हो गया कि इटली का कोई नाम नहीं जानता है कि इटली भी कोई एक देश रहा होगा। ठीक है, तो एक भाग पर किसी दूसरे का कब्जा, बीच वाले पे किसी दूसरे का कब्जा, तीसरे वाले पे किसी तीसरे का कब्जा। तो अब इटली को पूरा एक करने के लिए कुछ व्यक्ति सामने आए। उसमें आपका एक नाम आएगा जिसका नाम है मेजिनी। इटली में इनको मेस्सिनी कहते हैं, हम लोगों के किताबों में आपको मेजिनी मिलेगा। उसके बाद गैरीबाल्डी, रफ में कहीं पे इसको नोट जरूर कीजिएगा, पेड़ वाले कॉपी में नहीं, इसको हम लिखाएंगे खुद से। रफ लाए हैं, नहीं लाए तो माइंड में नोट कीजिए, माइंड शार्प होना चाहिए, लेकिन फिर भी नोट कीजिए क्योंकि हम जान रहे हैं कि फिर भूल जाइएगा। गैरीबाल्डी, उसके बाद काउंट कैमिलो दी कैबोर। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक राजा का नाम आएगा जिसका नाम है सर्डिनिया पिडमोंट के राजा। सर्डिनिया पिडमोंट के राजा का नाम आएगा, उनका नाम है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ये सब की कहानी पढ़नी है। अभी इसमें हम जोड़ा नहीं है, इसमें अभी आपको नेपोलियन जोड़ना है। ठीक है, ये नेपोलियन थर्ड होंगे, नेपोलियन के अपने भतीजा हैं ये। और इसके बाद 1794 के बाद जो राजा बनेंगे उनका नाम होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट ये अपने चाचा हैं, किनके? नेपोलियन थर्ड के। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एक में नेपोलियन थर्ड लगता है, एक में नेपोलियन बोनापार्ट लगता है। कहानी बताएंगे तो उसको डील करेंगे, एक एक राज्य के बारे में, एक एक देश के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में, उनके परिवार के बारे में, ठीक है, उनकी ज़िंदगी के बारे में, सबको डील करना है। अब है जर्मनी। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत से जो देश अलग हुए अगर भारत में शामिल हो जाए तो उसको एकीकरण कहेंगे। तो इटली से जो देश अलग हो गए हैं, इटली को अगर जोड़ दिया जाए, ऑस्ट्रिया को हटा दिया जाए, पोप को हटा दिया जाए, बर्बन डायनेस्टी के राजा को हटा दिया जाए, तो क्या ये इटली एक नहीं हो जाएगा? तो जो एक हो जाएगा उसी को हम कहेंगे क्या? एकीकरण। तो इटली का एकीकरण इतने लोग मिलकर करते हैं, अलग अलग समय पर करते हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर करते हैं। अब आइए जर्मनी में। जर्मनी उस समय 300 छोटे बड़े देशों में बटा था, छोटे बड़े देशों में बटा था। तो इसका भी एकीकरण होगा, इसको थोड़ा नोट कीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। अभी तक